हेलो फ्रेंड्स, मैं बीके सिंह आप लोगों को अपने YouTube चैनल बीके सिंह साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैं हूं बीके सिंह और आज आप लोगों को बायोलॉजी के महासंग्राम का भाग 2 लेकर के उपस्थित हूं। इससे पहले मैं भाग 1 पढ़ा चुका हूं, जिसमें 1 से लेकर के 25 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा चुका हूं। इससे आगे हम आज भाग 2 में पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन को दबा दे और वीडियो को लाइक और शेयर करिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं बायोलॉजी का महासंग्राम भाग 2। इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है यहां पर लिख रहा हूं। पहला क्वेश्चन है, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था? कब आरंभ हुआ था? भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था? आप लोग को हम 4 ऑप्शन देते हैं, आप लोग कमेंट में जल्दी बताएंगे। ऑप्शन ए है आपका 1951 ईस्वी, ऑप्शन बी है आपका 1960 ईस्वी, ऑप्शन सी है आपका 1970 ईस्वी और ऑप्शन डी है आपका 1980 ईस्वी। तो बताइए, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम जिसमें हमारे दो की नारा भी लगाई गई थी, लेकिन आजकल जो है हम दो हमारे दो का नारा खत्म, अब हम होता है हम दो हमारे गिन लो, यानी 2 से काम नहीं चलेगी। इसीलिए तो देश की जनसंख्या दिनों दिन बढ़ती चली गई है और महंगाई इस कदर बढ़ चुका है। यानी ये कार्यक्रम 1951 ईस्वी में शुरू हुआ था। चलिए अगला है, सबसे अगला क्वेश्चन है आप लोगों को, इनमें कौन यौन संचारित रोग है? इनमें कौन यौन संचारित रोग है? ऑप्शन ए गोनोरी, ऑप्शन बी यूरेथ्राइटिस, ऑप्शन सी एड्स, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो आप लोग बताएंगे तो इनमें से कौन जो है यौन संचारित रोग है? तो गोनोरिया भी जो है यौन संचारित रोग है, एड्स भी है, यूरेथ्राइटिस भी है, अर्थात इसका आंसर होगा इनमें से सब। इनमें से सब क्या है? यौन संचारित रोग है। चलिए आगे, अगला है, तीसरा है, मेंडल का नाम सुने होंगे। मेंडल के प्रयोगों में विकसित लक्षणों की जोड़ी को क्या कहते हैं? मेंडल के प्रयोग में विकसित लक्षणों की जोड़ी को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है आपका जीन, ऑप्शन बी है आपका फिनोटाइप, ऑप्शन सी है आपका
जीनोटाइप ऑप्शन डी है आपका एलील। तो मेंडल के विकसित लक्षणों की जोड़ी को कहते हैं एलील, अर्थात इसका आंसर क्या होगा, एलील होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन है आपका F1 पीढ़ी के संकर पौधों को जब समयुग्मजी अप्रभावी जनक से क्रॉस कराया जाता है तो इसे क्या कहते हैं। ऑप्शन है आपका, ऑप्शन ए है बैक क्रॉस, ऑप्शन बी है आपका टेस्ट क्रॉस, ऑप्शन डी है आपका एक संकर क्रॉस। एक संकर क्रॉस, ऑप्शन ई है आपका द्विसंकर क्रॉस। आपके सामने ऑप्शन है, आप लोग जो है इसे जल्दी से जवाब देंगे कि टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस क्या होता है। देखिए, जब अप्रभावी जनक के साथ क्रॉस कराया जाता है तो उसे टेस्ट क्रॉस कहते हैं, तो इसका आंसर होगा टेस्ट क्रॉस। एक और बार, टेस्ट क्रॉस को हम बैक क्रॉस कह सकते हैं कि जब जो है ये प्रथम पीढ़ी का ये जो संतान अगर टी होता है तो इसको यदि हम इसके साथ क्रॉस करवाएं, यानी इसके साथ करवाएं, यानी इसका पीढ़ी बैक वाला ये हुआ तो ये बैक क्रॉस हो गया। लेकिन यदि हम इसको अप्रभावी के साथ कराएं, यानी इसके साथ करवाएं, तो टेस्ट क्रॉस होता है, अर्थात टेस्ट क्रॉस को हम बैक क्रॉस कह सकते हैं, अर्थात इसका आंसर होगा टेस्ट क्रॉस। चलिए पांचवा इसका है क्वेश्चन, F1 जनरेशन यानी प्रथम पीढ़ी में फेनोटाइप का अनुपात क्या था। चलिए ऑप्शन है आपको दे रहे हैं, 1:2:1, ऑप्शन बी 3:1, ऑप्शन सी 9:3:3:1, ऑप्शन डी 1:2:1:2:4, इतना। तो अब बताएंगे कि प्रथम पीढ़ी में फेनोटाइप का अनुपात क्या था। देखिए, प्रथम पीढ़ी में 4 पौधे बने थे, याद रखेंगे, प्रथम पीढ़ी में 4 पौधे बनेंगे, तो ये अनुपात को जोड़ने के बाद 4 को आना चाहिए। तो इसको जोड़िए, तो 2 1 3 2 5, ये 4 है, 4 4 8, 2 3 5 4 9, 1 10, 2 12, 1 13, 14 15, 1 16, इसमें आ रहा है 16,
इसमें भी जोड़ेंगे तो 16, इसमें आ रहा है 4, इसमें आ रहा है, लेकिन अब ये है दोनों में से आंसर होगा। फेनोटाइप प्रथम पीढ़ी में 4 पौधे बने थे, तो इसका आंसर होगा 3:1। 3 गो पौधा जो था वह क्या था, संकर था। एक पौधा जो था क्या था, नाटा था। तो चलिए संकर लंबा। छठा क्वेश्चन, यही क्वेश्चन F1 जेनेरेशन में फेनोटाइप है ना, अब जीनोटाइप पूछ देते हैं। जीनोटाइप का अनुपात क्या था? चलिए यही ऑप्शन रहेगा आपका, ऑप्शन यही दे देता हूं। ऑप्शन ए 1:2:1, ऑप्शन बी 3:1, ऑप्शन सी 9:3:3:1, ऑप्शन डी 1:2:4:1:2:1:1:2:1:1। तब जीनोटाइप में क्या हुआ था कि उसमें एक पूर्ण शुद्ध लंबा बना था, 2 संकर बना था और 1 नाटा बना था, अर्थात इसका आंसर ये क्या होगा, ये जीनोटाइप। फेनोटाइप, जीनोटाइप। चलिए 7वां क्वेश्चन, अब द्वितीय पीढ़ी में चलते हैं, यानी F2 जेनरेशन। F2 जेनरेशन में फेनोटाइप का अनुपात क्या था? F2 जेनरेशन में फेनोटाइप का अनुपात क्या था? ऑप्शन भी यही है, इसी में से आपका है 1:2:1। ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा। चलिए 3:1, अब आपको चुनना है उसी में से। सी 9:3:3:1 और डी है आपका 1:2:1:4:1:2:1:1:1। द्वितीय पीढ़ी में 16 पौधा बना था ना, तो देखिए यहाँ पर 16 पौधा का है, इसको भी जोड़ेंगे 16, इसको भी जोड़ेंगे 16। अब ये दोनों में से एक आंसर होगा, तो आप लोग बताएंगे, कमेंट करके जल्दी बताइए। 5 सेकेंड का टाइम देते हैं। नहीं पता? अरे इसका आंसर ये होगा 9:3:3:1। चलिए अब यही इसी में अगर क्वेश्चन पूछ दे कि जीनोटाइप का अनुपात क्या था, तो आप लोगों को बताना है। रुक जाइए, यहां पर हम 8वां क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए 8वां क्वेश्चन है आपका इसी प्रकार से। 8वां क्वेश्चन है F2 माने दूसरा ना, F2 जेनरेशन में जीनोटाइप का अनुपात, जेनरेशन में जीनोटाइप का अनुपात क्या था? ऑप्शन भी मैं यही दे दूं, बस ये तो आप देख ही लिए, ये हुआ इसका आंसर, ये इसका आंसर, ये इसका आंसर, तो बच गया क्या, यही। यानी इसका आंसर क्या होगा, ए बी सी डी। इसका आंसर क्या होगा, ये होगा। तो ये याद कर लेंगे, ये बराबर पूछा जाता है। तो आपके 9-8 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं, इसको आप उतारिए। चलिए 9वां क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। डीएनए का एक जीवाणु कोशिका से दूसरे जीवाणु कोशिका में जीवाणु भोजी द्वारा स्थानांतरण को क्या कहते हैं? ऑप्शन हम आपको लिख देते हैं। ऑप्शन ए है आपका ट्रांसफॉर्मेशन, ऑप्शन बी है ट्रांसडक्शन,
ऑप्शन सी है इन्वर्शन और ऑप्शन डी है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन। चलिए 5 सेकेंड आपके पास टाइम है। इसका आंसर होगा ट्रांसडक्शन, पराक्रमण, जिसमें जीवाणु भोजी जो होते हैं वह जीवाणु पर क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं और अपना डीएनए जो है कहां चला जाता है, बैक्टीरिया में चला जाता है। समझे? तो ये इसका आंसर क्या होगा, ट्रांसडक्शन। इसका हिंदी होता है पराक्रमण। चलिए अगला है, ग्रिफ्थ ने किस प्रयोग से, ग्रिफ्थ वैज्ञानिक का नाम सुने होंगे, ग्रिफ्थ ने किस प्रयोग से सिद्ध किया कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है, डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है, आनुवांशिक पदार्थ है। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए है रूपांतरण, जिसको ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। ऑप्शन बी ट्रांसडक्शन, ट्रांसडक्शन, इसको पराक्रमण कहते हैं। ऑप्शन सी ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन और ऑप्शन डी है ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन। यानी ग्रिफ्थ साहब जो है यह ट्रांसफॉर्मेशन का प्रयोग किए थे, जिसमें चूहा का उपयोग किया गया था। चूहा को बैक्टीरिया का सुई दे दिया गया था और चूहा को निमोनिया हो गया था, आप देख सकते हैं। तो यह इसका आंसर क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, डीएनए से एमआरएनए बनने की क्रिया को क्या कहते हैं, बनने की क्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए पहला ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा ट्रांसडक्शन, तीसरा ट्रांसक्रिप्शन, और चौथा ट्रांसलेशन। तो इसका आंसर होगा ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनने की क्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं और ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया जो होती है वह केंद्रक के अंदर होती है। चलिए अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में जोड़ी में कौन, निम्नलिखित जोड़ी में नीचे जोड़ी लिखेंगे, जोड़ी में कौन आरएनए में मिलता है। चलिए ऑप्शन एडेनिन थाइमिन, ऑप्शन ए है, ए से हुआ एडेनिन एंड थाइमिन। ऑप्शन बी है गुआनिन एंड थाइमिन। ऑप्शन सी है एडेनिन एंड यूरेसिल। ऑप्शन डी है थाइमिन एंड साइटोसिन। चलिए कमेंट करके जल्दी बताइए, डीएनए में 4 प्रकार के ही भस्म होते हैं। तो डीएनए में जो होते हैं, डीएनए में जो है कौन कौन होता है, एडेनिन,
गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, ये ना। देखिए तो एडेनिन है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, एडेनिन, थायमिन, एडेनिन, यूरेसिल, इसमें यूरेसिल नहीं है, अर्थात इसका आंसर क्या होगा? यूरेसिल। आरएनए में थायमिन नहीं होता है, उसमें क्या होता है? यूरेसिल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 12-13। mRNA का निर्माण कहाँ होता है? कहाँ होता है? ऑप्शन ए कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य में। ऑप्शन बी राइबोसोम में, राइबोसोम में। ऑप्शन सी केंद्रक में, केंद्रक में। ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में। अभी तुरंत हम बताए हैं कि एमआरएनए का निर्माण कहाँ होती है? केंद्रक के भीतर होती है। एमआरएनए किसको कहते हैं? डीएनए से एमआरएनए बनने की क्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, अर्थात इसका आंसर होगा केंद्रक में। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है आपको। विभिन्न प्रकार के, विभिन्न प्रकार के आरएनए से प्रोटीन, विभिन्न प्रकार के आरएनए से प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपका ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन। ऑप्शन बी ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन। ऑप्शन सी ट्रांसफॉर्मेशन, ऑप्शन डी ट्रांसलेशन। विभिन्न प्रकार की प्रोटीन, आरएनए से प्रोटीन का संश्लेषण जो है ट्रांसलेशन कहलाता है, और डीएनए से एमआरएनए बनने की क्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। यानी विभिन्न प्रकार के आरएनए से प्रोटीन संश्लेषण यानी बनने की क्रिया को क्या कहेंगे? ट्रांसलेशन। इसका आंसर क्या होगा? ट्रांसलेशन। 14-15 नंबर क्वेश्चन। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन हम बताते हैं। मेसेल्स, मेसेल्सन एवं स्टाल के प्रयोग में इस्चेरिया कोलाई बैक्टीरिया के डीएनए को किसमें लेबल किया जाता है? किसमें लेबल किया जाता है? ऑप्शन आपका हम दे देते हैं। ऑप्शन है आपका नाइट्रोजन में, ऑप्शन दूसरा है ऑक्सीजन में, O2 लिख देते हैं। ऑप्शन तीसरा है रेडियम से यानी Ra, रेडियम। और चौथा है ABCD सल्फर।
तो इसका आंसर होगा तरल नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन में इसका जो है लेवल किया जाता है ताकि उसको कोई नुकसान ना पहुंचे। आप इसे उतारिए, हम आगे बढ़ते हैं। 15वां कंप्लीट हो गया है। चलिए 16 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है कि डीएनए को छोटे छोटे टुकड़े में क्या जोड़ता है। आपके ऑप्शन हम दे रहे हैं। ऑप्शन ए है डीएनए पॉलीमरेज, ऑप्शन बी है आरएनए पॉलीमरेज, ऑप्शन सी है आपका टोपोआइसोमेरेज, ऑप्शन डी है आपका डीएनए लाइगेज। 5 सेकेंड आपके पास टाइम है, जल्दी जवाब दीजिए। कोई बच्चे अभी तक जवाब नहीं दे रहे हैं। इसका आंसर होगा डीएनए लाइगेज। लाइगेज एंजाइम जो है डीएनए को कटिंग करने के बाद क्या होता है, इसे जोड़ देता है। और डीएनए को काटने के लिए भी एक प्रकार का एंजाइम प्रयोग किया जाता है, वो भी हम बताते हैं। डीएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में कौन एंजाइम कौन करता है, कौन करता है। ऑप्शन इंडोन्यूक्लियस, बी लाइगेज, सी पॉलीमरेज, सी इन्वर्टेज। चलिए आप लोग बताइएगा इसमें। इंडोन्यूक्लियस एंजाइम इसका आंसर होगा, इंडोन्यूक्लियस। डीएनए को छोटे छोटे टुकड़ा में कौन करता है, इंडोन्यूक्लियस। और जोड़ता कौन है उस टुकड़े को, लाइगेज। अच्छी बात है। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रोटीन संश्लेषण में एमिनो अम्ल को सक्रिय करने की किसकी आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है। प्रोटीन संश्लेषण में एमिनो अम्ल को सक्रिय करने की किसकी आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए है एएमपी, दूसरा है एडीपी, तीसरा है जीटीपी, चौथा है एटीपी। ऑप्शन में बताइए। प्रोटीन संश्लेषण में एमिनो अम्ल को सक्रिय करने की किसकी आवश्यकता होती है, किसको सक्रिय करेंगे। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, इसको सक्रिय करेंगे तो एनर्जी मिलेगी और प्रोटीन संश्लेषण हो जाएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। 19वां है, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को किसने प्रतिपादित
किया। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन हम दे देते हैं। ऑप्शन है मेसेल्सन एवं स्टाल। ऑप्शन बी है एवेरी एवं मैकार्थी। ऑप्शन सी है बीडल एवं टैटम। ऑप्शन डी है टेमीन एवं बेल्टीमोर। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? इसमें से आप लोग ऑप्शन है, बताइए जल्दी। इसका आंसर होगा बीडल एवं टैटम। चलिए 20 नंबर है, जो जीन अपना स्थान बदलते रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो जीन अपना स्थान को क्या करते रहते हैं? बदलते रहते हैं। आंसर है नियंत्रक जीन। दूसरा ऑपरेटर जीन। सी में ट्रांसपोसोन्स जीन। ऑप्शन डी है रचनात्मक जीन। जो जीन अपना स्थान हमेशा बदलते रहते हैं उसको ट्रांसपोसोन्स जीन कहा जाता है। अर्थात इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। आप लोग कमेंट में बताइए। अगला किस जीन के साथ क्वेश्चन किस जीन के साथ एंजाइम पॉलीमेरेज जुटा रहता है? किस जीन के साथ एंजाइम पॉलीमेरेज जुटा रहता है? ऑप्शन हम दे देते हैं। नियंत्रक जीन, प्रोमोटर जीन, रचनात्मक जीन, डी ऑपरेटर जीन। ऑपरेटर जीन कमेंट में जल्दी बताइए किस जीन के साथ एंजाइम पॉलीमेरेज जुड़ा रहता है? इसका आंसर होगा प्रोमोटर जीन। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है आपका। लैक ओपेरॉन में कितने संरचनात्मक जीन पाए जाते हैं? लैक ओपेरॉन में कितने संरचनात्मक जीन पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है आपका 3, ऑप्शन बी है आपका 5, ऑप्शन सी है आपका 1, ऑप्शन डी है आपका कोई नहीं।
बताइए आप लोग, लैक ओपेरॉन में कितने संरचनात्मक जीन पाए जाते हैं? चलिए, लैक ओपेरॉन में 3 संरचनात्मक जीन पाए जाते हैं, लैक जेट, वाई और ए, यानी इसका आंसर होगा 3। चलिए आप इसे उतारिए। 22 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ, आगे बढ़ाते हैं। चलिए 23 नंबर है आपका क्वेश्चन कि लैक ओपेरॉन में लैक्टोज का क्या कार्य है? लैक्टोज का क्या कार्य है? ऑप्शन है आपका नियंत्रित करना, ऑप्शन बी है आपका प्रेरक, ऑप्शन सी है अवरोधक, ऑप्शन डी है आपका इनमें हर प्रकार। हर प्रकार। आप लोग बताएंगे कमेंट में कि लैक ओपेरॉन का क्या कार्य है? इसका काम है प्रेरक करना। चलिए 24वां क्वेश्चन है आपका, नियंत्रक जीन को क्या कहा जाता है? नियंत्रक जीन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है आपका निरोधक जीन, ऑप्शन बी है आपका रिसेप्टर रिप्रेसर, ऑप्शन सी है आपका ऑपरेटर जीन, ऑप्शन डी है आपका प्रोमोटर जीन। यानी नियंत्रक जीन को क्या कहते हैं? इन चारों में से क्या कहते हैं? नियंत्रक को निरोधक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निरोधक। अवरोध काम कार्य करता है। अगला क्लिक लिखे है क्वेश्चन, जंक। जंक डीएनए, जंक डीएनए किसको कहा जाता है? जंक डीएनए किसे कहा जाता है? ऑप्शन है आपको कोडिंग क्रम, ऑप्शन बी है नन कोडिंग क्रम, ऑप्शन सी है आपका प्रोमोटर जीन, ऑप्शन डी है आपका हिस्टोन प्रोटीन। जल्दी आप लोग कमेंट करके बताइए कि जंक डीएनए किसे कहा जाता है? नन कोडिंग क्रम को जंक डीएनए कहा जाता है। अगला है क्वेश्चन, ओपेरॉन मॉडल। ओपेरॉन मॉडल को किसने प्रस्तावित किया? किसने प्रस्तावित किया था? ऑप्शन ए है वाटसन एवं क्रिक, ऑप्शन बी है ब्रिटन एवं डेविसन,
जैकब एवं मनोद। ऑप्शन डी है शार्प। बताइए आप लोग कि कौन किया था ऑपेरॉन मॉडल को प्रस्ताव? जैकब और मनोद साहब ने किया था। प्रेरक, अगला क्वेश्चन है, प्रेरक रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स को क्या कहा जाता है? कॉम्प्लेक्स क्या कहा जाता है? ऑप्शन है एपो रिप्रेसर, ऑप्शन है बी है विशिष्ट प्रेरक, ऑप्शन सी है कोरिप्रेसर, ऑप्शन डी है आपका अवरोधक। बताइए आप लोग, ये है कोरिप्रेसर कहलाएगा, इसका आंसर होगा। जिसका ये आंसर सही है वह सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन संश्लेषण में दो एमिनो अम्ल के बीच किस प्रकार का बंधन होता है? किस प्रकार का बंधन होता है? आपका ऑप्शन हम देते हैं, पेप्टाइड बंधन, ऑप्शन बी है हाइड्रोजन बंधन, ऑप्शन सी है न्यूक्लियोटाइड, ऑप्शन डी है न्यूक्लियोसाइड। चलिए, इसका आंसर होगा पेप्टाइड बंधन। दो एमिनो अम्ल के बीच को पेप्टाइड, और ऐसे ही बहुत सारा पेप्टाइड बंधन बन जाता है तो उसको कहते हैं पॉलीपेप्टाइड। चलिए 28 हो गया। चलिए 29 नंबर आपका क्वेश्चन हम बता रहे हैं, निम्नलिखित में कौन चेन समापन कोड है? चेन समापन कोड है। ऑप्शन है AUG, ऑप्शन है GUG, ऑप्शन है UAA, ऑप्शन है ACC। तो चलिए आप लोग बताएंगे UAA या जो है सो क्या है, चेन समापन कोड है। जो भी बच्चे UAA का ऑप्शन दे रहे हैं वह सही है। चलिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, ये आपको क्वेश्चन है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सत्य फल है? ऑप्शन सेब, काजू, शरीफा, आम। तो सत्य फल किसे कहते हैं? सत्य फल उसको कहते हैं जिसके फल के निर्माण में केवल ओवरी यानी अंडाशय ही भाग लेता है, तो वो सत्य फल होता है। और यदि ओवरी के अलावा उसका पुष्पासन सहित भाग लेता है तो वो असत्य होता है। सेब असत्य फल है, काजू शरीफा असत्य फल है, अर्थात आम जो है सो क्या होगा, आम लीची ये सब क्या हो गया, सत्य फल हो गया।
तो आज का ये 30 क्वेश्चन का महासंग्राम आज का कंप्लीट होता है। फिर आप लोगों को हम 7 बजे मिलते हैं। आप लोग देखें महासंग्राम ऑब्जेक्टिव का। तो इसी के साथ हम वीडियो को खत्म करना चाहेंगे। वीडियो को आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वीडियो को रोक करके भी देख सकते हैं और इसे याद कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम वीडियो खत्म करना चाहेंगे। जय हिंद, धन्यवाद। फिर मिलते हैं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।